नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप सफल होके ही रहेंगे। इसी बिंदु के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और आपसे पुनः एक बार हम माफी चाहेंगे कि विगत 2 दिन से आपका जो दैनिक समसामयिकी की सीरीज है आपको नहीं उपलब्ध हो पा रही है। इसका कारण टेक्निकल फॉल्ट रहा है जिस पे कार्य जारी है। तो आइए हम लोग डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आज 2 दिनों की ये समसामयिकी सीरीज पर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे बात किया जाएगा और विस्तार में ना करके इसको 2 दिनों का कम समय में हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। तो आपका ये आज पहला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो विकल्प पहला दिया गया पुष्कर सिंह धामी, दूसरा विप्लव कुमार, तीसरा दिया गया भगवंत मान और चौथा दिया गया मानिश साहा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा मित्रों, विकल्प नंबर डी, मानिश साहा जो है ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इससे पहले कौन थे? तो 2018 से अब तक जो था वो विप्लव कुमार जी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें त्रिपुरा से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में, तो त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा का गठन 1972 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। यहां से भी प्रश्न बना है मित्रों कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है। अगर हम यही बात कर लें पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिया है? तो ये पुष्कर सिंह धामी जी हैं उत्तराखंड से। साथ ही साथ अगर हम बात करें विप्लव कुमार जी के बारे में, तो ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कहां के? त्रिपुरा के, और इन्हीं का स्थान लिया है मानिश साहा ने। जबकि भगवंत मान के बारे में बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो भगवंत मान ने लिया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला हाल ही में चर्चा में रहा निर्मल जल प्रयास नामक पहल किसकी है? तो यहां देखिए दिया गया पहला विकल्प नारडेको माही, दूसरा नीति आयोग, तीसरा जल शक्ति मंत्रालय, चौथा पंचायती राज मंत्रालय। तो यहाँ जो सही आपका आंसर है मित्रों यह होगा आंसर नंबर ए, विकल्प नंबर ए, नारडेको माही। अब नारडेको माही क्या है? ये 2001 में स्थापित उद्यमी महिलाओं का एक समूह है और इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? इसका उद्देश्य है स्वच्छ जल का पूर्ण रूप से सुचारू रूप से प्रबंधन करना या संरक्षित करना, सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। और इसे किसे प्रारंभ किया? तो आवास एवं शहरी मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने इस पहल को प्रारंभ किया। अगर हम यही बात कर लें आवश्यक तत्वों के रूप में नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है और यह सरकार का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापना की गई। अगर हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। साथ ही साथ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है मित्रों? तो अदृश्य भूजल को दृश्यमान बनाना 2022 की थीम है। अगर हम बात कर लें यही पंचायती राज मंत्रालय के बारे में, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आयोजन कब किया गया? तो यहाँ दिया गया है मई माह के दूसरे शनिवार को, दूसरा दिया गया अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को, तीसरा दिया गया 15 मई को, चौथा दिया गया मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका है विकल्प नंबर ए सही होगा, मई माह के दूसरे सप्ताह को।
अब यहां ध्यान देना है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है मित्रों? तो ये वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। पहले ही मनाया जाता है मई माह के दूसरे शनिवार को, अब की मई महीने का दूसरा शनिवार जो है 14 मई को था। इसी कारण प्रश्न में आपको 14 मई करके भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। जबकि दूसरा कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब यहां पर इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का, तो इसका उद्देश्य है पक्षियों को संरक्षण प्रदान करना। साथ ही साथ ये क्रमश का कौन सा है? तो ये 15वां था। ये कौन सा है? 15वां है। और आपको यहां से याद रखना है COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन कहां किया गया? तो ये ग्लासगो में किया गया। जबकि COP 27 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये मिस्र में किया जाएगा। साथ ही साथ हाल ही में मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में अनुशंसा की गई मनाने जाने की। तो कब मनाए जाने की अनुशंसा की गई है? तो प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें मित्रों। हाल ही में चर्चा में रहा थॉमस कप, खेल के परिदृश्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद रखिए, यह प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में जरूर दिखाई देगा आपको। पहला दिया गया भारत, दूसरा दिया गया इंडोनेशिया, तीसरा दिया गया इंग्लैंड, चौथा दिया गया जर्मनी। तो सबसे पहले जाने मित्रों कि ये थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और हाल ही में भारत ने 73 वर्ष बाद और भारत के क्रम में प्रथम, मतलब भारत ने पहला थॉमस कप जीता है। और ये जो कप है ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। और ये भारत जो विजेता रहा है, तो इसमें उप विजेता कौन रहा? तो 14 बार विजेता, या आप ऐसा कह लीजिए कि सर्वाधिक बार थॉमस कप किस देश ने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। और अब की 2022 का थॉमस कप भारत ने इंडोनेशिया को पराजित करके जीता है। इस कारण इस थॉमस कप के प्रश्न के रूप में आने की संभावना अत्यंत ही है। अब इसी में आपको याद रखना है, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चिप का जो किताब है ये लक्ष्य सेन, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का किताब किसने जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता। जबकि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का किताब किसने जीता है? तो वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में कहां स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने की घोषणा की गई? पहला दिया गया जौनपुर, दूसरा गाजीपुर, तीसरा वाराणसी, चौथा दिया गया हैदराबाद। तो मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर आपका विकल्प नंबर सी होगा, वाराणसी। वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का संचालन, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की उद्देश्य है। अब यहीं पे हम बात करें अगर वाराणसी से भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ध्रुपद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वाराणसी में। आपसे पूछ ले वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका ये वाराणसी में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो वाराणसी को जाना जाता है। घाटों का नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो वाराणसी जाना जाता है। रोपवे सिस्टम को लागू करने वाला भारत का उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो वो वाराणसी है। अगर हम यही बात कर लें गाजीपुर के बारे में, तो अफीम की फैक्ट्री, भारत में अफीम की फैक्ट्री सबसे पहले या कौन एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। बात करें जौनपुर में, भारत का सिराज के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जौनपुर जो है भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें हैदराबाद की मित्रों,
तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कौन से दो शहर चुने गए? तो पहला आपका हैदराबाद है और दूसरा आपका मुंबई है, जो कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चिन्हित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में संघाई सहयोग क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी दल की बैठक कहां बुलाई गई? पहला विकल्प नई दिल्ली, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा ब्रुसेल्स, चौथा रोम। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में संघाई सहयोग क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी दल की बैठक बुलाई गई। साथ ही साथ संघाई सहयोग SCO, इसको SCO के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 ईस्वी में स्थापना हुई थी। संस्थापक देश में कितने देश थे? 5 देश थे। और 2017 में भारत और पाकिस्तान इससे जुड़े। यह भी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान क्या संस्थापक देशों के रूप में थे? नहीं, 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़े और संघाई सहयोग का क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी दल का बैठक 2022 में कहां बुलाया गया? तो नई दिल्ली में बुलाया गया। अब यही बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और विश्व में सबसे प्रदूषित देश के रूप में कौन सा देश है? तो वो बांग्लादेश होगा, जबकि राजधानी पूछी जाए तो नई दिल्ली होगा। अगर हम बात करें ब्रुसेल्स के बारे में, तो ब्रुसेल्स राजधानी किसकी है? बेल्जियम की राजधानी है। और इटली की राजधानी रोम है। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है? रोम से दिया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत सरकार कितने घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी? ये केवल डाटा याद करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो यहां विकल्प पहला दिया गया 10, दूसरा दिया गया 5, तीसरा दिया गया 33, चौथा दिया गया 22। तो विकल्प नंबर सी 33 सही होगा कि भारत सरकार घरेलू कार्गो टर्मिनल जो है वो 33 कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, एंटीनोवा 225 या मारिया क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी कार्गो विमान है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कार्गो विमान है। और ये कहां का विमान है? तो ये यूक्रेन का विमान था और इसे किसे कर दिया? रूस ने इसे नष्ट कर दिया। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी? तो यहाँ पहला दिया गया टेस्ला, दूसरा दिया गया एप्पल, तीसरा दिया गया सऊदी अरामेको, चौथा दिया गया गूगल। तो यहाँ सही जो होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा, सऊदी अरामेको, जो तेल रिफाइनरी कंपनी है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अब मूल्यवान कंपनी इससे पहले कौन थी या इसने किसको रिप्लेस किया है? तो एप्पल को इन्होंने रिप्लेस किया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में एप्पल के शेयर मार्केट में काफी गिरावट आया, जबकि रूस और यूक्रेन के विवाद के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण सऊदी अरेमेको जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में बनके उभरी है। ये कहां की है? ये सऊदी अरब की कंपनी है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में किस देश में पहली बार सुरक्षा नीति जारी किया? अब यहाँ पहला दिया गया अफगानिस्तान, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा दिया गया भारत, चौथा दिया गया पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का आंसर जो आपका सही होगा मित्रों, विकल्प नंबर डी सही होगा, पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पहली बार सुरक्षा नीति जो लागू किया गया, तो हाल ही में पाकिस्तान की राजनीति में उथल पथल के कारण, अविश्वास प्रस्ताव आने के कारण इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने शपथ ग्रहण किया और उनके द्वारा पहली बार सुरक्षा नीति जारी करने की बात की गई। आपसे पूछा जाता है नहरों का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो पाकिस्तान जाना जाता है। साथ ही साथ बोलन दर्रा या खैबर दर्रे का संबंध किस देश से है? तो वो किससे है? पाकिस्तान से है। और यूएई ने हाल फिलहाल के दिनों में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने की अनुशंसा किस देश के लिए किया है? तो ये पाकिस्तान के लिए किया है। अभी ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान FATF के द्वारा है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देने योग्य है। आज देखिए, पहला दिया गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा सिक्किम, चौथा दिया गया मिजोरम। तो मित्रों यहाँ जो सही आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, सिक्किम।
अब यहाँ सिक्किम से आप देखिए यहाँ 47वां क्रम पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 47वां अपना दिवस मनाया है, तो वो सिक्किम होगा। और अगर ऐसा पूछ ले कि कौन से क्रम का मंगाया, तो वो 47वां होगा। अब यहाँ सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। अगर हम यही बात करें सिक्किम से अन्य जानकारी के रूप में, तो सिक्किम जो है ये 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राज्य के रूप में जुड़ा। जबकि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब यहीं पे आपको यहां से प्रश्न लगातार बने हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो वो 35वां संविधान संशोधन, जबकि 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य के रूप में इसे घोषित किया गया। सिक्किम से ही पूछा जाता है नाथुला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो सिक्किम राज्य से है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क ही है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के रूप में नामित किया था। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखने ही चाहिए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे देखें। यहां देखिए, हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसका संबंध बुद्ध के किस अवसर से है? या पहला दिया गया है जन्म से, दूसरा ज्ञान प्राप्ति से, तीसरा परिनिर्वाण से, चौथा सभी से। तो मतलब बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध के जीवन से किन किन घटनाओं से संबंधित है, तो यहाँ जो सही आपका होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था और पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जबकि पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और पूर्णिमा के दिन ही इनका परिनिर्वाण हुआ था। तो बुद्ध पूर्णिमा या पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के जीवन के अभिन्न घटनाओं से है। उन घटनाओं में जन्म हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, पहला उपदेश हो गया, परिनिर्वाण हो गया, ये सारे यहाँ से संबंधित हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद का निधन हो गया, तो यहाँ पहला विकल्प आप दिया गया यूएई, दूसरा दिया गया यूक्रेन, तीसरा दिया गया अफगानिस्तान और चौथा दिया गया कजाकिस्तान। तो यहाँ सही विकल्प में आपका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ये होगा यूएई। हाल ही में यूएई के क्रम के तीसरे राष्ट्रपति इनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था आपको याद रखना है, खलीफा बिन जायद। इनका निधन हो गया, इनका संबंध यूएई से था। अब यहाँ पर आपसे संबंधित ये जायद मेडल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो यूएई का जायद मेडल जो है सर्वोच्च सम्मान है। अगर हम बात करें टी20 मैचों का आयोजन कहां किया गया था, तो यूएई में किया गया था। साथ ही अगर हम बात करें हाल ही में ग्रे लिस्ट में FATF ने ग्रे लिस्ट में किस देश को डाला है, तो यूएई को डाला है। और गोल्डन वीजा का संबंध किससे है, तो यूएई से है। होप मिशन किस देश का है, तो यूएई का है, ये चंद्र मिशन है। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की जो राजधानी है कीव है। और अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल है। कजाकिस्तान की बात करें तो नूर सुल्तान है। और विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड या स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो वो कजाकिस्तान है। यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा देश है, तो वो कजाकिस्तान है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाईफाई या इसी को पीएम वाणी के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध किससे है, तो यहाँ विकल्प दिया गया है। पहला वाईफाई सेवा,
दूसरा बस सेवा, तीसरा रोजगार सेवा, चौथा दिया गया इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए वाईफाई सेवा से संबंधित होगा। अब वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी जो है ये वाईफाई का फुल फॉर्म है। साथ ही साथ हम बात करें इस पीएम वाईफाई या पीएम वानी का उद्देश्य क्या है? देश के रेलवे स्टेशनों को या देश के अधिकतम रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा को उपलब्ध कराना या वाईफाई नेटवर्क से फाइबर से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दूरसंचार मंत्री जो हैं, दूरसंचार मंत्रालय जिनके पास है, या केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं, उन्हीं के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहला दिया गया राजीव कुमार, दूसरा संजीव बजाज, तीसरा टीवी नरेंद्रन, चौथा दिया गया डॉक्टर सुमन बेरी। तो यहाँ सही होगा विकल्प नंबर बी, संजीव बजाज जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो ये जानना जरूरी है। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली है। साथ ही साथ यहाँ याद रखना है कि ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो टीवी नरेंद्रन के स्थान पे संजीव बजाज जी नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें सुमन बेरी की, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुमन बेरी को। और राजीव कुमार जी के बारे में बात करें तो भारत के 25वें चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अब यहीं से आपको याद रखना है, हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जी को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में थल नियुक्त किया गया। थल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। और आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के निर्यात पर रोक लगा दी गई? पहला दिया गया है धान, दूसरा दिया गया गेहूं, तीसरा दिया गया गन्ना, चौथा दिया गया मक्का। तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही होगा, गेहूं। अब गेहूं किसकी फसल है? तो हम जानते हैं कि फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद की मुख्य कृषि की 3 फसलों का क्रम बना है। तो ये रबी की फसल है। आपसे प्रश्न पूछ भी लेता है कि निम्न में से कौन सा फसल रबी का है, कौन सा खरीफ का है, कौन सा जायद का है? तो ये रबी की फसल है। अगर हम बात कर लें यहीं से कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। अगर हम बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में मित्रों बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे। और उनमें मुख्यतः सबसे पहले किस पे प्रयोग किया गया था? तो ये गेहूं पर प्रयोग किया गया था। अगर हम बात कर लें यहीं पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो कि 1986 में दिया गया था, वो पहले किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को प्रदान किया गया था। और ये कहां से दिया जाता है? तो रोम से दिया जाता है, जो कि इटली की राजधानी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट के रूप में कौन है? तो यहाँ देखिए पहला दिया गया लियोनेल मेसी, दूसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा दिया गया रोजर फेडरर, चौथा दिया गया विराट कोहली। तो यहाँ सही आंसर जो होगा लियोनेल मेसी होगा। लियोनेल मेसी फोर्ब्स पत्रिका के आधार पे, फोर्ब्स रिपोर्ट के आधार पे विश्व के एथलीटों में सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट हैं। अगर बात करें दूसरे और तीसरे क्रम के रूप में तो लेब्रॉन दूसरे स्थान पे हैं, लेब्रॉन जेम्स, साथ ही साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये तीसरे स्थान पे हैं कमाई के आधार पे। अगर हम ये भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के विराट कोहली जो हैं ये 61वें स्थान पे हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस एंड टेक की दृष्टिकोण से। पहला आपका नासा, दूसरा इसरो, तीसरा स्पेसएक्स, चौथा दिया गया रासकास्मास। तो यहाँ सही जो विकल्प होगा यह इसरो होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ इसके प्रमुख कौन हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसरो से संबंधित कि ये ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का संबंध किससे है? तो गगनयान से संबंधित है। और गगनयान के प्रक्षेपण में आसानी उपलब्ध कराना या सुगमता को उपलब्ध कराने के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर SS-200 का सफल परीक्षण किया गया। अब यहां से गगनयान भारत का पहला मानव मिशन है। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन है। ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? इसरो के द्वारा। हाल ही में शुक्रयान की बात हुई है, यह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? यह भी इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अगर हम बात करें यही नासा की, तो यूएसए की अंतरिक्ष स्टेशन है। स्पेस एक्स के बारे में बात करें तो एलन मस्क की ये अंतरिक्ष एजेंसी है। साथ ही साथ रासकॉस्मोस के बारे में बात करें तो रूस की एजेंसी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पर हाल फिलहाल के दिनों में जैसा कि यूएई से संबंधित है होप मिशन, ऐसे ही शुक्रयान संबंधित है आपके शुक्र मिशन के रूप में भारत से। ऐसे ही गगनयान मानव अंतरिक्ष संबंधित है भारत के इसरो से। साथ ही साथ हुगोंग का संबंध किससे है? तो चीन से इसका संबंध है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र परिषद में कौन सा देश शामिल होगा? तो पहला दिया गया है चेक गणराज्य, दूसरा यूक्रेन, तीसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया गया वेस्ट इंडीज। तो यहाँ जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ये सही होगा, चेक गणराज्य, जिसकी राजधानी मित्रों प्राग है। चेक गणराज्य की राजधानी जो है ये प्राग है। अगर हम बात करें हाल ही में यूएसए ने यूएन महासभा में की बैठक बुलाई और उसमें मतदान के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र परिषद से रूस को बाहर कर दिया गया और रूस के स्थान पे उनके शेष कार्यकाल को बिताने के लिए चेक गणराज्य जो है, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, ये शामिल होने वाला देश है। अगर हम बात करें यही यूक्रेन के बारे में जिसकी राजधानी कीव है और कीव यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्र परिषद से रूस को अलग करना पड़ा। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देखें। हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो पहला दिया गया दूर संचार विभाग, दूसरा दिया गया मानव कल्याण एवं विकास मंत्रालय, तीसरा कृषि मंत्रालय, चौथा गृह मंत्रालय। तो यहाँ जो सही होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, दूर संचार मंत्रालय। इसके केंद्रीय मंत्री कौन है मित्रों? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं और इन्हीं के द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जल्दी से जल्दी फाइबर नेटवर्क का विकास कराना या जल्दी से फाइबर नेटवर्क का जाल बिछाना, साथ ही साथ टावरों का अधिक से अधिक लगाना और 5G सेवा को सुचारू रूप से जन सामान्य तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और ये किस पोर्टल के अंतर्गत कार्य कर रहा है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अगर हम बात करें कृषि मंत्रालय के बारे में दोस्तों, तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किए गए जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। CROP कॉर्प कंप्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड और दूसरा PQMS प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कॉर्प और PQMS नामक पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रकृति किसका शुभंकर है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय की पहल है प्रकृति, और ये शुभंकर किसका है? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। और गृह मंत्री के बारे में बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं ये अमित शाह जी हैं, इनके द्वारा अमृत समागम प्रारंभ किया गया। कहां से प्रारंभ किया गया? दिल्ली से प्रारंभ किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो यहां पहला दिया गया है
3 मई, दूसरा दिया गया 8 मई, तीसरा दिया गया 16 मई, चौथा दिया गया है 14 मई। तो यहाँ सही विकल्प आपका है विकल्प नंबर सी, 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहाँ 16 मई ये किस संस्था के द्वारा मनाया गया? तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब यही अन्य विकल्प के रूप में अगर बात करें, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 8 मई के बारे में बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम यही कुछ हाल फिलहाल में मई माह के जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टिकोण से, 1 मई को विश्व हास्य दिवस के रूप में, साथ ही साथ विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मई को विश्व चाय दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण मई माह के कुछ दिवस हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इसी क्रम में आपका ये जो 20 प्रश्नों का 2 दिवसीय डेली दैनिक समसामयिकी की सीरीज है यही समाप्त हो रही है। पुनः आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए 2 शब्द लिखे गए हैं, मिल जाएंगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते नहीं। मतलब अगर आपने कोई सपना देखा है, उस सपने को आपको पूरा करना है। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, लगातार परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आप सफल होने वाले नहीं हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सपने केवल देख रहे हैं, इससे सफलता हमको मिल जाएगी, तो इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। इसीलिए आप लग जाइए और अपने मंजिल को अचीव कर लीजिए, अपने मंजिल को, अपने सपने को पूरा कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।